हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैश तक सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं उस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि दो अमाइनो एसिड जब एक दूसरे से इंटरेक्शन करता है तो उनमें कौन सा बॉन्डिंग होती है। मतलब हम टाइप ऑफ इंटरेक्शन देखेंगे बिटवीन अमाइनो एसिड। ठीक है, तो अमाइनो एसिड का कौन सा ग्रुप, तो आर ग्रुप में। जैसा कि आपको पता है अमाइनो एसिड में एक तरफ क्या होता है COO माइनस, एक तरफ होता है NH3 प्लस NH2 कह सकते हैं, एक तरफ होता है H और एक तरफ होता है R। यही R ग्रुप का इंटरेक्शन कैसे होता है ये हम देखेंगे। मेनली 4 टाइप का इंटरेक्शन हमें पढ़ना है। पहला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा है आयनिक बॉन्डिंग, तीसरा है हाइड्रोफोबिक रिएक्शन, चौथा है डाइसल्फाइड। डाइसल्फाइड नाम से ही क्या लग रहा है, दो सल्फाइड के बीच का बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोफोबिक, इसका मतलब जो भी रिएक्शन हो रहा है वो पोलर नहीं नॉन पोलर के साथ हो रहा है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन या तो मिथाइल होगा, मिथाइल मिथाइल या इथाइल मिथाइल, ऐसा कोई रिएक्शन होगा। आयनिक टर्म से ही समझिए, आयन होगा पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन आना चाहिए। देखिए जैसे OH में हाइड्रोजन आ रहा है, SH मतलब हाइड्रोजन आ रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये क्या होना चाहिए, जैसे कि OH OC से जुड़ेगा। नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं ना, हाइड्रोफोबिक में भी तो CH2 के साथ हो रहा है, तो नहीं, OH जुड़ रहा है तो OC से या OH SO से कोई बॉन्ड ही होना चाहिए। ठीक है, ना कि CH होना चाहिए। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब आते हैं इसके एग्जाम्पल में। क्या है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड का क्या फार्मूला होता है आर ग्रुप में, तो इसका फार्मूला होता है देखिए आर में क्या हो जाएगा इसका C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O माइनस। ठीक है, ये ग्लूटामिक एसिड है। और अब दूसरा क्या है हिस्टाडीन। हिस्टाडीन में आर ग्रुप कैसा होता है, C यहाँ पर इस तरह NH यहाँ पर होता है और यहाँ पर NH प्लस होता है। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस के बीच में चार्ज है, तो कौन सा चार्ज होगा, कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। क्यों, किसमें एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। दूसरा क्या है एलानीन और वेलिन। तो एलानीन का क्या स्ट्रक्चर होता है, एलानीन का स्ट्रक्चर होता है CH3। ठीक है, और वेलिन का क्या स्ट्रक्चर होता है, वेलिन का स्ट्रक्चर होता है CH3 CH3। मतलब कि जो भी दोनों बॉन्ड है ये R वो क्या है R1 और R2, ये दोनों हाइड्रोकार्बन्स है। क्योंकि देखिए कोई भी एक्स्ट्रा OH ये सब कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है। तो अगर दो हाइड्रोकार्बन के बीच में होगा बॉन्डिंग तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तीसरा क्या है सिस्टीन और थायरोसिन। तो सिस्टीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, याद कीजिए, सिस्टीन में होता है CH2SH। ठीक है, और थायरोसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो थायरोसिन का स्ट्रक्चर होता है CH2, यहाँ पर बेंजीन का बॉन्ड होता है और यहाँ पर OH होता है। तो अब इंटरेक्शन किसके किसके बीच हो रहा है, OH और SH के बीच में। तो अभी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ाए थे कि OH या SH के बीच में अगर इंटरेक्शन हो तो कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब सेरीन और टायरोसिन में देखते हैं। तो सेरीन में कौन सा R कार्बन होता है, तो सेरीन में पहले लिखते हैं, सेरीन में होता है CH2OH। क्योंकि सेरीन कौन सा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में 3 आता है, सेर टायरो थायरोनिन, मतलब सेरीन टायरोसिन और थ्रियोनिन। ठीक है, सेर हो गया। अब TYR थायरोसिन में कौन सा बॉन्डिंग होता है, CH2 अभी देखा था, क्या है बेंजीन ग्रुप है और OH है। OH और OH के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो ये कौन सा बॉन्डिंग हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिस्टीन दोनों में क्या होता है, सल्फर होता है, तो इसमें कौन से बॉन्डिंग हो जाएंगे, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। आशा है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्या कह रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड में क्या क्या आता है? सॉल्युबिलिटी, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा टेस्ट, चौथा अपीयरेंस, पांचवा ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये सबको हम डील करेंगे। सबसे पहले सारे अमीनो एसिड कायरल होते हैं सिर्फ एक को छोड़ के। कौन सा? ग्लाइसिन। कैसे? कायरल कंपाउंड कहने का क्या मतलब है? कार्बन का जो बॉन्ड है, 4 बॉन्ड होते हैं, चारों पे अलग अलग ग्रुप होना। ठीक है, एक तरफ होता है COOH, एक तरफ होता है NH2, इतना तो आपको पता है। एक तरफ होता है हाइड्रोजन, एक तरफ होता है R ग्रुप। तो R ग्रुप में अगर हम H लिख दें तो यही स्ट्रक्चर है ग्लाइसिन का। तो देखिए, ऊपर R और नीचे जो R की जगह पे हम H लिखे हैं और ऊपर H, दोनों मिल जा रहा है। तो इसलिए ग्लाइसिन का कायरल सेंटर नहीं होता है। बाकी कुछ भी लिख दो, सब क्या होंगे? उसका कायरल सेंटर होगा और सब सिमेट्रिक होगा, ऑप्टिकल होगा। लेकिन ये जो ग्लाइसिन है ये एसिमेट्रिक है और ये ऑप्टिकल नहीं है। यहाँ तक आप समझ गए? फिजिकल प्रॉपर्टी को ही देखते हैं। क्या है? स्टेरियो आइसोमेरिज्म। डी और एल, जैसे कि हम ग्लूकोज पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैक्सिमम ग्लूकोज कौन सा फॉर्म में होता है? डी फॉर्म में होता है। और जो अमीनो एसिड है ये एल के फॉर्म में होगा। ठीक है, मैक्सिमम एल के फॉर्म में होगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि जो वहाँ पर क्या कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे उसमें हम OH को क्या कर रहे थे? वैल्यू दे रहे थे। यहाँ पर NH2 को वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, अगर NH2 राइट तरफ रहा तो उसको डी आइसोमर कहेंगे और अगर लेफ्ट तरफ रहा तो हम एल आइसोमर कहेंगे। ठीक है, तो हम मेनली कार्बोहाइड्रेट को किस तरह से लिखते हैं? COOH इधर NH2। तो मैक्सिमम जो अमाइनो एसिड रहता है वो लेफ्ट साइड में रहता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एल आइसोमर। समझ गए? मैक्सिमम अमाइनो एसिड कैसा होता है? एल आइसोमर होता है। ठीक है, कुछ जगह पे छोड़ के, जैसे कि अब डी आइसोमर जो अमाइनो एसिड है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में, ह्यूमन के ब्रेन में डी एस्पार्टेट और डी सेरीन के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, 2 अमाइनो एसिड जो डी फॉर्म में पाया जाता है वो ह्यूमन में कहाँ पाया जाता है? तो ब्रेन में कौन कौन सा? डी एस्पार्टेट और डी सेरीन। ये क्या किया है? डी और एल अमाइनो एसिड, लेकिन ये पार्ट कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, ये पार्ट अमाइनो एसिड का है। कार्बोहाइड्रेट में मेनली हम OH को ज़्यादा वैल्यू दिए हैं। लेफ्ट तरफ OH है तो इसका नाम रखा है एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। राइट तरफ OH है तो इसका नाम है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर आपको ये पता नहीं है तो मेरे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आप जाकर देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अलानीन मेनली अमाइन ग्रुप पे करते हैं। लेफ्ट साइड है तो एल अलानीन और राइट साइड है तो डी अलानीन। जो मेनली कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो उसमें डी वाला ग्रुप मतलब डी आइसोमर ज़्यादा मिलता है, और जब हम अमीनो एसिड का बात करते हैं तो एल वाला ग्रुप ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं एक और प्रॉपर्टी। क्या है? अल्ट्रावायलेट अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड। मतलब क्या होता है ना, जो अल्ट्रावायलेट ऑब्जर्प्शन होता है ना वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड का ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि फिनाइल अलानीन, थायरोसिन, ट्रिप्टोफन। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी क्या है? एसिड बेसिक प्रॉपर्टी। जैसा कि हमें पता है जो हमारा अमाइनो ग्रुप है, एक तरफ क्या होता है? एसिड होता है, एक तरफ अमाइन होता है। जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, जो अमाइन ग्रुप है वो बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो दोनों तरह का पाया जाता है और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर दोनों आयंस एक साथ प्रेजेंट है तो इसको कहेंगे ज्विटर आयन, जो मेनली न्यूट्रल चार्ज होता है। लेकिन अगर निगेटिव आयन प्रेजेंट है तो इसको एसिडिक कहेंगे, और अगर पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है तो इसको बेसिक कहेंगे। और अगर इसका pH देखना है, ठीक है, तो pH मेनली pK देखा जाता है। ठीक है, तो एसिड का pK कब देखा जाता है? pH 2.2 पे, और जो अमाइन है उसका
9.4 पे। ठीक है, आपको पता होगा कि मेनली 0 से 7 और 7 से 14 लिया जाता है। 7 को न्यूट्रल माना जाता है और 7 से जितना कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक और 7 से जितना दूर होगा उतना ज़्यादा बेसिक या अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, और अगर दोनों प्रेजेंट हो तो एम्फोटेरिक कहेंगे। और जो हमारा अमाइन ग्रुप है वो एसिड और बेसिक दोनों तरह काम करता है, इसको इसलिए एम्फोटेरिक कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आज हम देखेंगे कि कौन सा अमाइनो एसिड ज़्यादा सॉल्यूबल होता है और कौन सा अमाइनो एसिड कम सॉल्यूबल होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हमारा जो अमाइनो एसिड है 2 तरह का फॉर्म में पाया जाता है, या तो हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक कहने के मतलब क्या है, जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं हो। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है, जो वाटर से लव करता है, मतलब वाटर में सॉल्यूबल है। तो जो फिलिक वाला होगा वही क्या होगा, ज़्यादा सॉल्यूबल होगा। हाइड्रोफोबिक कम सॉल्यूबल होंगे। जो हाइड्रोफिलिक होते हैं उन्हें ही पोलर कहा जाता है, मतलब वो पानी में जाके क्या होते हैं, चार्ज के फॉर्म में टूट जाते हैं। तो ज़्यादा पोलर ज़्यादा सॉल्यूबल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्या क्या। अगर ज़्यादा पोलर रहेगा तो ज़्यादा सॉल्यूबल होगा। ज़्यादा पोलर कैसे पता चलेगा, जो ज़्यादा सॉल्यूबल होगा। ठीक है, और जिसमें CH3 ग्रुप कम होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्या, जो R साइड चेन है, जो ये R साइड चेन है, इसमें जितना CH3 कम रहेगा या जितना शॉर्ट रहेगा उतना ज़्यादा सॉल्यूबल रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए अच्छे से। अब नन पोलर, मान लीजिए कि पोलर और नन पोलर दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम पोलर देखेंगे। पोलर में भी हम उसको देखेंगे जो ज़्यादा सॉल्यूबल है। ठीक है, सॉरी, जो ज़्यादा, जिसमें ये कम R ग्रुप है। ठीक है, एक तो ऐसे देखेंगे, दूसरा फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे देखेंगे, किसमें ज़्यादा हाईएस्ट फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, 2 बेसिस पे देखेंगे। अगर नन पोलर रहा तो नन पोलर में क्या देखेंगे, मैंने 2 या 3 नन पोलर दे दिया। ठीक है, तीनों में देखेंगे किसमें R ग्रुप ज़्यादा छोटा है, वो ज़्यादा पोलर होगा। पोलर कहने का मतलब पोलर तो हो ही नहीं सकता, सॉरी, वो क्या होगा, ज़्यादा सॉल्यूबल होगा। जितना R ग्रुप होगा उतना ज़्यादा वो नन पोलर होगा, और ज़्यादा नन पोलर मतलब लेस सॉल्यूबल। ठीक है, एक बात और याद हो गया। अब हम एक चीज़ देखते हैं, क्या होगा, एरोमेटिक होगा और CH3 होंगे, अमाइन होगा। तो ज़्यादा नन पोलर कौन होगा, ज़्यादा नन पोलर ये होगा। इसका मतलब कि ज़्यादा सॉल्यूबल ये होगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए अब देखते हैं, ये हमारा 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, पहला में R ग्रुप क्या है, CH3। दूसरा में क्या है, CH2 CH2S CH3। तीसरा में क्या है, CH2 CH2OO-। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम फंक्शनल ग्रुप से देखें तो सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप क्या है, COO-। तो ये ज़्यादा सॉल्यूबल होगा। ठीक है, और ये से तो ये पता चल गया कि एक तो ये पोलर है, आयोनाइज्ड है, तो ये ज़्यादा सॉल्यूबल है। अब ये दोनों क्या है, नन पोलर है। ठीक है, तो नन पोलर में क्या है कि जितना साइड चेन कम रहे वो ज़्यादा पोलर है। इसमें देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3। इसमें क्या है, सिर्फ 1 कार्बन है। तो ज़्यादा सॉल्यूबल कौन होगा, 3। मतलब ये फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा, ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा और ये थर्ड नंबर पे हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। जैसे जो कुछ अमाइनो एसिड होते हैं ना, वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब उनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। जैसे कि 4 बॉन्ड है। ठीक है, तो एक तरफ H, एक तरफ COOH और एक NH2 और एक तरफ R। ये R भी ग्रुप जो होगा ना, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनआयोनाइज्ड ग्रुप। ठीक है, डाईपोलर मतलब दोनों तरफ क्या होंगे, चार्ज होंगे। इधर NH2 की जगह NH3 हो जाएगा और इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, और इससे जो H था वो निकल जाएगा और माइनस चार्ज आ जाएगा। इसी को ज्यूस्टर आयन कहते हैं। ज्यूस्टर आयन मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो न्यूट्रल हो इलेक्ट्रिकली और उसका चार्ज क्या हो, 0 हो। जब पॉजिटिव और निगेटिव ओवरऑल जोड़ेंगे तो दोनों का चार्ज क्या हो, 0 हो। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, स्टेशनरी होता है। ठीक है,
यहाँ तक समझ गए। फुल्ली प्रोटोनेटेड कहने का क्या मतलब है? फुल्ली प्रोटोनेटेड आपको पता है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होता है? 0 से 7, 7 से 14। 0 से 7 क्या होता है? ज़्यादा एसिडिक, मतलब 7 से जितना जाए उतना एसिडिक, और 7 से जितना दूर जाए उतना बेसिक। ज़्यादा एसिडिक कहने का मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन ग्रुप, ज़्यादा बेसिक कहने का मतलब कम हाइड्रोजन ग्रुप, और OH ग्रुप ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो अमाइन ग्रुप है उसको pH 1 पे डाल रहे हैं, ठीक है। pH 1 मतलब कि एसिडिक, मतलब कि ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन ज़्यादा है और हम क्या कर रहे हैं, अमाइन ग्रुप को उसमें डाल रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, COOH से एक हाइड्रोजन जाएगा या NH2 में एक हाइड्रोजन जुड़ेगा? देखिए ऑलरेडी एसिडिक में क्या है, हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो H+ तो तोड़ेगा नहीं, वो अपना हाइड्रोजन किसी को देना चाहेगा, तो NH2 को हाइड्रोजन दे देगा और क्या कर देगा, यहाँ पर +1 चार्ज कर देगा। इसका मतलब समझ गए कि प्रोटोनेटेड में क्या होता है, प्रोटॉन ऐड होता है, ठीक है। फुल्ली डिसोसिएटेड, अब क्या कह रहा है, pH 11 है, मतलब कि बेसिक है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन कम होता है, OH ज़्यादा होता है। तब यहाँ पर क्या होगा, कोई भी अगर हाइड्रोजन वाला ग्रुप आएगा जो डोनेट करता है, ये क्या करेगा, उसको ले लेगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ग्रुप है, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन किसके पास था, COOH के पास था, ये अपना हाइड्रोजन दे देता है और यहाँ पे माइनस चार्ज बना लेता है। तो ये क्या है, फुल्ली डिसोसिएटेड, और चूँकि इस पर चार्ज 1 है इसलिए क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। अब आते हैं टिल्टरेशन ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब कि प्रोटोनिक इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप डिसोसिएशन करते हैं हम अमाइनो एसिड के। कैसे, तो फुल्ली प्रोटोनेटेड या पॉजिटिव से फुल्ली आयोनाइज या निगेटिव फॉर्म में करना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसका क्यों यूज होता है, तो इसका यूज से हम प्रिडिक्ट करते हैं अमाइनो एसिड का चार्ज कोई भी नॉन pH में डाल के, ये भी समझ गए। और कभी कभी क्या करते हैं, इसको सेपरेट करने में भी यूज होता है।